गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी चर्चा चल रही थी, यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण दिया हो, जैसे मान लीजिए हमें दे रखा है 60 डिग्री और उससे संबंधित निर्गत दो रंगों के अपवर्तनांक दे रखे हो हमें। तो देखिए, जैसे मान लीजिए म्यू वी ये दे रखा हो आपको 1.60, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक दे रखा हो 1.50। तो आपको इससे संबंध पूछा जाता है कि इन रंगों के विचलन कोण अर्थात डेल वी डेल आर का मान क्या होगा और कोणीय विक्षेपण अर्थात थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण निकालते हैं। बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण, तो इसके लिए क्या करते हैं, विचलन कोण का सूत्र क्या होता है, डेल ए म्यू -1। बैंगनी रंग के लिए वी लगा देते हैं और इससे संबंधित प्रिज्म कोण का मान दे रखा आपको 60 डिग्री, म्यू भी अपवर्तनांक बैंगनी रंग का दे रखा है 1.60। तो ये वैल्यू रखते हैं इसमें। तो देखिए क्या मान आएगा, डेल वी ए प्रिज्म कोण का मान 60 डिग्री, म्यू भी अपवर्तनांक 1.60 -1, तो डेल वी, तो आपके पास क्या वैल्यू रह गई, इंटू 0.60। ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास विचलन कोण 36 डिग्री प्राप्त होता है। इसी प्रकार लाल रंग के लिए विचलन कोण निकालते हैं। लाल रंग के लिए विचलन कोण, तो लाल रंग के लिए निकालेंगे तो डेल आर हो जाएगा ए म्यू आर -1। देखिए, चाहे किसी भी रंग के लिए निकाले, प्रिज्म के लिए जो प्रिज्म कोण जो होता है वो फिक्स रहेगा, सिर्फ क्या बदलेगा, रंग का जो होता है वो अपवर्तनांक। तो वैल्यू रखते हैं इसमें डेल आर ए का मान 60 डिग्री, म्यू आर का मान 1.50 -1। हल करते हैं तो देखिए क्या आएगा, डेल आर इंटू 0.5 डेल आर 30 डिग्री। तो आपके पास लाल रंग के लिए विचलन कोण आ गया 30 डिग्री। अब इससे संबंधित थीटा का मान निकालते हैं। तो अपवर्तनांक से संबंधित भी डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, थीटा ए म्यू वी माइनस म्यू आर। ए का मान दे रखा है 60 डिग्री, म्यू वी का मान आपके पास था 1.60 माइनस 1.50, वैल्यू रख दी, थीटा इंटू 0.10, थीटा 6 डिग्री। तो आपके पास अपवर्तनांक से संबंध कोणीय विक्षेपण का मान यह है। इसी प्रकार विचलन कोण के आधार पर भी आप याद कर सकते हो, या थीटा बराबर क्या होता है, डेल वी माइनस डेल आर। तो थीटा डेल वी का मान आपके पास यहाँ पर 36 डिग्री है जो आपने प्राप्त किया था। इसी प्रकार डेल आर का मान निकाला था आपने 30 डिग्री, थीटा बराबर 6 डिग्री। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है। इसी प्रकार इससे संबंधित अगला टॉपिक प्रकाश का
पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए, जैसे आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है, वैसे ही प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन भी प्रकाश से संबंधित एक प्रकाशीय घटना है। मान लीजिए ये आपके पास दो माध्यम है। ऊपर की ओर जो माध्यम है वो सघन है और नीचे की ओर जो माध्यम है वो विरल है। तो कई बार प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन से संबंधित एक आवश्यक शर्त पूछ ली जाती है। तो वो आवश्यक शर्त क्या होती है कि प्रकाश किरण सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना कि प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कब होता है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई आपके पास अभिलंब है और ये आपतित किरण है। और ये आपतन कोण हो गया। अब आपको इतना पता है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये जो अपवर्तित किरण हमारे अनुसार इस प्रकार आनी चाहिए, लेकिन आवश्यक शर्त के अनुसार ये नियमानुसार अभिलंब से दूर हटती है, क्योंकि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। अब देखिए, जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, कि मान लीजिए ये आपतन कोण हमने और बढ़ाया तो अपवर्तित किरण अभिलंब से और दूर हटेगी। एक विशेष आपतन कोण पर ये अपवर्तित किरण इस पृथक्कारी स्थिति क्या हो जाती है, संपाती हो जाती है। इस पृथक्कारी स्थिति क्या हो जाएगी, संपाती। इस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है, जिसे IC या कैपिटल C द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये क्या हो गया, क्रांतिक कोण। अब जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होगा, अधिक। तो ये जो अपवर्तित किरण है सघन माध्यम में अर्थात मूल माध्यम में वापिस लौट जाएगी। तो क्या बताया जाता है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती रहती है। एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तित किरण पृथक्कारी स्थिति क्या हो जाती है, संपाती हो जाती है। इस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है, जिसे IC या कैपिटल C द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होगा, अधिक होगा, तो अपवर्तित किरण अपने मूल माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। इससे संबंधित दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण आपको मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कई बार गर्मियों के दिनों में सड़क पर चलते हो तो आपको सड़क पर पानी दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही पास में जाते हो तो वो पानी गायब हो जाता है। इसी प्रकार आप पेड़ पौधे को या कोई बिल्डिंग को दूर से देखते हो तो वो आपको अपने भी आकार से छोटी दिखाई देती है। तो इसका भी मुख्य कारण क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो देखिए, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं। मरीचिका, पहली घटना पढ़ते हैं इससे संबंधित। मरीचिका, तो देखिए इसमें क्या बताया जाता है कि जब कोई यात्री रेगिस्तान क्षेत्र से यात्रा करता है तो उसे दो रेतीले टीलों के बीच एक जलाशय स्रोत दिखाई देता है। वास्तविक रूप से वहां पर कोई जलाशय स्रोत नहीं होता है, यह केवल उस यात्री की आंखों का भ्रम होता है। इसी भ्रम को मरीचिका कहा जाता है।
इसका मुख्य कारण क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आपको पता है गर्मियों के दिनों में धरातल के समीप की वायु जो होती है वो गर्म होती है, और गर्म होने के कारण क्या होती है? वो हल्की होती है। इसी प्रकार जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो वायु ठंडी होती है अर्थात भारी हो जाती है, जो सघन माध्यम का कार्य करती है। गर्म वायु है वो विरल माध्यम का कार्य करेगी, जो ठंडी वायु है वो सघन माध्यम का कार्य करती है। अब देखिए, जैसे प्रकाश किरण ठंडी वायु अर्थात सघन माध्यम से गर्म वायु अर्थात विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और आपको मरीचिका का प्रभाव दिखाई देता है, अर्थात रेतीले टीलों के बीच जलाशय स्रोत दिखाई देता है। इसी कारण गर्मियों के दिनों में सड़क पर पानी दिखाई देता है। अब इससे संबंधित अगला अनुप्रयोग, हीरे का चमकना। देखिए, हीरे की जो संरचना होती है वो चतुष्फलक की होती है और इसको इस प्रकार काटा जाता है कि यदि इसमें एक बार प्रकाश प्रवेश कर जाए तो अनेक बार उसका क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो हीरे के चमकने का मुख्य कारण क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण है, प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु, तो देखिए इसमें दोषता होती है। इस तत्व कहा जाता है क्रोड। इसी प्रकार इसके ऊपर एक सतह और होती है जिसे अधिपटन कहा जाता है। अधिपटन कहा जाता है। तो देखिए क्या बताया जाता है, प्रकाशिक तंतु जो होता है उसके द्वारा दृश्य व श्रव्य सुनने वाले संकेतों को आसानी से लंबी दूरी तक संचरित किया जा सकता है। महत्वपूर्ण उपयोग है इसका। ये कई बार पूछा जाता है प्रकाशिक तंतु का उपयोग क्या है, तो दृश्य व श्रव्य संकेतों को लंबी दूरी तक बिना किसी हानि से पहुंचाया जा सकता है। अब प्रकाशिक तंतु जो होता है वो क्वार्ट्ज या कांच के तंतुओं से मिलकर बना होता है, जिसमें एक क्रोड और एक अधिपटन की सतह होती है। क्रोड का जो अपवर्तनांक होता है अधिपटन की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। जब अल्प कोण पर इसमें प्रकाश आपतित किया जाता है, जैसे चित्रानुसार इस प्रकार, तो इसमें अनेक बार प्रकाश का क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और संकेत एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसकी सहायता से बिना किसी प्रकाश की तीव्रता की हानि के पहुंचाए जाते हैं। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग थे। अगला टॉपिक अपना प्रकाश प्रकीर्णन। छोटी क्लास में भी पढ़ा आपने। हमारे वायुमंडल में धूल या गैस के सूक्ष्म कण विद्यमान होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन कणों पर आपतित होता है तो प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है या विसरित हो जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। एक महान वैज्ञानिक हुए थे रेले। उनके अनुसार किसी भी प्रकाश के प्रकीर्णन की जो मात्रा होती है, प्रकाश प्रकीर्णन
की मात्रा या तीव्रता वो तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात के वैश्वमानुपाती होती है। अर्थात तरंगदैर्ध्य अधिक होने पर प्रकाश प्रकीर्णन है वो कम होता है, तरंगदैर्ध्य लघु होने पर प्रकाश प्रकीर्णन अधिकतम होता है। अब इसके साथ साथ बताया था कि प्रकाश प्रकीर्णन है वो तरंगदैर्ध्य के साथ साथ कणों के आकार पर भी निर्भर करता है। यदि कणों का सूक्ष्म आकार है तो कोई विशेष रंग है उसका ही प्रकीर्णन होता है, और यदि कणों का आकार तरंगदैर्ध्य से अधिक है तो सूर्य के सभी प्रकाशों का एक साथ क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। तो इस पर आधारित कुछ दैनिक जीवन में घटनाएं। सबसे पहले आकाश का रंग नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना। तो आपको पता है सभी को आकाश नीले रंग का होता है। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश में जो न्यूनतम तरंगदैर्ध्य मानी जाती है वो नीले रंग की मानी जा सकती है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन क्या होगा, सर्वाधिक होगा और आकाश हमें नीले रंग का दिखाई देता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश हमें काले रंग का दिखाई देता, जिसके कारण दिन में भी तारे देखे जा सकते थे। इसी प्रकार इससे संबंधित अगला सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, लाल दिखाई देना। तो आपको पता है सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। उसका मुख्य कारण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन ही होता है। अब देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है पृथ्वी के क्षैतिज से अत्यधिक दूरी पर होता है, और अत्यधिक दूरी होने पर सूर्य के प्रकाश में जो लाल रंग होता है वो क्या कर सकता है, अत्यधिक दूरी तय कर सकता है बिना प्रकीर्णित होते हुए, जिसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। इसी कारण खतरे के जो संकेत होते हैं, जैसे तीसरा आप लिख सकते हो, खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं। तो खतरे के जो संकेत होते हैं वो लाल रंग के इसलिए बनाए जाते हैं कि इनका प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत ही कम होता है, जिसके कारण किसी भी वाहन चालक या व्यक्ति को आसानी पूर्वक जो खतरे के संकेत होते हैं वो बिना प्रकीर्णित होते हुए दिखाई दे जाते हैं, और दुर्घटना होने से संभावना जो होती है दुर्घटना की वो कम हो जाती है। इसी प्रकार लास्ट अनुप्रयोग इसका श्वेत बादल बनना, श्वेत बादल बनना। तो देखिए श्वेत जो बादल बनते हैं उसका मुख्य कारण क्या होता है कि जब वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंद या सूक्ष्म जो कण होते हैं उनका आकार तरंगदैर्ध्य के आकार के बराबर या उनसे अधिक हो जाए, उनके बराबर या उनसे क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित सभी रंगों का प्रकीर्णन क्या होता है, एक समान होता है। और सभी रंगों का प्रकीर्णन एक समान होता है तो उत्सर्जित होने वाला जो प्रकाश होता है वो श्वेत रंग का दिखाई देता है, जिसके कारण बादल कैसे रंग के दिखाई देते हैं, श्वेत रंग के दिखाई देते हैं।
अब चर्चा करते हैं सूक्ष्मदर्शी पर। सूक्ष्मदर्शी नाम से पता चल रहा है सूक्ष्म, जिन्हें नगण्य आंखों से या नग्न आंखों से न देखा जा सके वो वस्तुएं सूक्ष्म वस्तुएं होती हैं। तो वह प्रकाशीय उपकरण जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को आसानी पूर्वक देखा जा सकता है वो क्या कहलाती है, वो उपकरण क्या कहलाता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। अब देखिए सूक्ष्मदर्शी को भी सामान्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी, तो इसमें क्या बताया जाता है कि सूक्ष्मदर्शी में एक वर्णहीन उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है नेत्र की निकटतम दूरी पर बनता है। और नेत्र की निकटतम दूरी पर जो प्रतिबिंब बनता है उस दूरी को हम कैपिटल डी द्वारा लिख सकते हैं। और नेत्र की निकटतम दूरी होती कितनी है, 25 सेमी होती है। और जो आपके पास प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो लेंस के बाईं ओर बनेगा, इसलिए जो प्रतिबिंब दूरी होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो इससे संबंध इसकी जो आवर्धनता है, मतलब इसके द्वारा कितना बड़ा प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, वो उसकी आवर्धनता कहलाती है। जो प्रतिबिंब दूरी वह बिंब दूरी के अनुपात के तुल्य हो सकती है, अर्थात V/U। इसी प्रकार प्रतिबिंब की ऊंचाई या बिंब की ऊंचाई के अनुपात के तुल्य हो सकते हैं। और आवर्धनता को स्मॉल m द्वारा व्यक्त या कैपिटल M द्वारा व्यक्त कर सकते हो। तो देखिए अब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धनता हम ज्ञात करते हैं। तो कैसे करेंगे, आपके पास आवर्धनता का ये सूत्र है m/E/U। और आपको जो इक्वेशन प्राप्त करनी है वो ये प्राप्त करनी है 1 + D/F। ये आवर्धनता आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो ये आपके पास आवर्धनता सूत्र से आ गया। सूत्र से तो इक्वेशन नंबर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं V/1/U। इक्वेशन नंबर आपके पास ये 1 आ गई। इसी प्रकार आपने लेंस सूत्र पढ़ा है, तो लेंस सूत्र से तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/F = 1/V - 1/U ये होता है। इसकी सहायता से आप 1/U की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी। तो इसका पक्षांतरण करते हैं तो ये इधर आकर पॉजिटिव हो जाता है, 1/F इधर आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो पक्षांतरण करोगे तो 1/U 1/V - 1/F। इक्वेशन नंबर आपके पास 2 प्राप्त हो गई। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास किसकी वैल्यू प्राप्त हुई, 1/U की। ये जो वैल्यू प्राप्त हुई है आप समीकरण 1 में रख सकते हो। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से तो m/V/1/U की वैल्यू आपके पास क्या है, 1/V - 1/F। मल्टीप्लाई करते हैं V/V - V/F, V से V कैंसिल, 1 - V/F। चूंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था थ्योरी में कि जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में वो लेंस के बाईं ओर प्राप्त होता है और नेत्र की निकटतम दूरी प्राप्त होता है, इसलिए इसे संबंध क्या लिखेंगे, V/D। लेकिन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि बाईं ओर प्राप्त हो रहा है प्रतिबिंब, इसलिए m बराबर माइनस क्या हुआ है, +D/F। यदि प्रतिबिंब अनंत दूरी पर प्राप्त होता हो, कहाँ पर प्राप्त होता हो, अनंत दूरी पर, तो अनंत दूरी पर यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है यदि किसी वस्तु का अनंत दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है
तो उसकी जो आवर्धनता है उसको इस प्रकार व्यक्त करते हैं, D/F। ठीक है, ये आपके पास हर सूक्ष्मदर्शी से संबंधित आवर्धनता प्राप्त हो गई। इसी प्रकार संयुक्त सूक्ष्मदर्शी